प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। अब 1992 में तो देखो इसमें 9 है, तो हमने 3 बना लिया कि 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। तो कैसे याद रखोगे? और सेकंड नंबर पर आसाम में। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जो एलिफेंट है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं। और इसके बाद शाम शाम के समय कर्नाटक में ज़्यादा नाटक करते हैं। तो नाटक से कर्नाटक हो जाएगा और शाम से आसाम हो जाएगा। तो पहले नंबर पर कर्नाटक 60-49 एलिफेंट और दूसरे नंबर पर आसाम। ये 2017 की जनगणना के हिसाब से है, ठीक है ना। इसके बाद एलिफेंट इज़ द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही रेयर किसी को भी मालूम होगा कि जो हमारा एलिफेंट है वो नेचुरल हेरिटेज एनिमल होता है, ठीक है ना। और अभी कर्नाटक सरकार ने रिसेंट में एक सर्वे किया है जिसमें क्या है कि एलिफेंट की संख्या बढ़ के हो गई है 6395। तो ये सिर्फ कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इसको कैसे याद रखोगे? 6 + 3 = 9। 6 + 3 = 9 और लास्ट में 5 लगा देना, ठीक है ना। 6 3 9, तो 6 + 3 करोगे तो 9 आ जाएगा और लास्ट में 5 लगा, तो 6395 हो गए हैं हाथी, ठीक है ना। और ये किस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब कि सभी जो जानवरों को संरक्षण दिया जाता है किस एक्ट के तहत दिया जाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना क्या है? ये कब लॉन्च हुई थी? देखो 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, जन आरोग्य योजना जो जहाँ पर इससे संबंधित सुविधाएं हमको मिलती हैं, अब उनको हम आरोग्य मंदिर के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है कि एक फैमिली को 5 लाख का कवरेज मिल जाता पर ईयर। मतलब फैमिली में कितने भी मेंबर्स हों, प्रत्येक मेंबर को 5-5 लाख नहीं मिलता। मतलब कि एक फैमिली को 5 लाख रुपए मिलते हैं साल का, ठीक है ना। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 60/40, 60/40। इसका मतलब ये है कि 60 से सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 40 आपका जो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। ये तो जनरल स्टेट के लिए हो गया। और जैसे कि हिली स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो यहाँ पर क्या है कि 90/10 का चलता है। तो 100 में जैसे 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए और 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये रेशियो याद रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को भारतीय जगत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना जाता है क्योंकि इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन का। हाल ही में ये पास्ट अवे हो गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। तो और जो हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गॉड ने क्वाइंड किया था। किसने क्वाइंड किया था? विलियम गॉड ने। और जो एक साइंटिस्ट हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो नॉर्मन बोरलॉग। पूछा जाए इंडिया में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द है ये किसने क्वाइंड किया था, तो विलियम गॉड ने, ठीक है ना। बाकी ये बहुत सारे जो इन संस्थाओं में ये लोग ये रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये संस्थाएं नहीं पूछी जाएंगी, आपसे ये पूछे जाएंगे कि इनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो देखो, रेमन मैग्सेसे, अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ल्ड फूड प्राइज़, यूएनईपी का सासाकावा इन्वायरमेंट। तो ये भी पूछा जाता है कि सासाकावा इन्वायरमेंट प्राइज़ किस संस्था से संबंधित है, तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से। और महात्मा गांधी जो गोल्ड मेडल है वो यूनेस्को से संबंधित है। तो और रोज वेल्ट, तो ये सारे अवार्ड्स, इनको बस एक बार रीड कर लेना, बस इतना याद रखना कि ये सारे अवार्ड्स एम एस स्वामीनाथन से संबंधित हैं।
और जो नेशनल अवार्ड हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो 1961 में इनको एसएस भटनागर अवार्ड मिला, 1961 हो गया। फिर 1967 में पद्मश्री मिला। जो हरित क्रांति भारत में आई थी वो 1966 और 67 के आसपास आई थी। 1960 के दशक में 66 और 67 के अराउंड पे आई थी। और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति गेहूं में देखी गई थी, फिर धान में देखी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद दलहन, फिर तिलहन में। तो इनको देखो पद्म श्री पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। और अब तो ये पास डबे हो चुके हैं। और देखना इनको आगे चलकर भारत रत्न भी दिया जाएगा, क्योंकि अब जिंदा में तो मिला नहीं तो पोस्थुमस मिलेगा मरने के बाद, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इनको तीनों मिल चुके हैं। तो यही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो इनको याद कैसे रखते हैं? पद्म श्री सबसे छोटा होता है, उसके बाद भूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण। तो देखो श्री में सबसे कम लेटर है तो ये सबसे छोटा, फिर भूषण में उससे ज़्यादा तो ये उससे बड़ा, और विभूषण में उससे भी ज़्यादा तो ये सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। अब कब कब दिया गया था? तो 1967 में श्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। जब हम डिसआर्मामेंट करेंगे, जब हम आर्मामेंट से रहित रहेंगे, मतलब कि जो भी गन होते हैं, शस्त्र होते हैं, उनको रख देंगे, तभी तो पीस आएगी, शांति तो तभी होगी। तो इनको गांधी शांति पुरस्कार भी 1999 में मिला। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का मतलब होता है कि आपस में कोई डिस्प्यूट होना, वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। जैसे कि आप अपने इंडिया में, भारत मान लो जैसे कर्नाटक में आप कृष्णा और कावेरी का डिस्प्यूट हो गया। अब मान लो गंगा और यमुना का डिस्प्यूट हो जाए, तो ये क्या है, अपने इनलैंड में ही किन्हीं दो नदियों में आपस में विवाद हो जाना, उनको इंटर स्टेट बोलते हैं। और जैसे किसी भारत और चाइना के बीच में कोई नदियों का विवाद हो, जैसे कि चाइना नदी ब्रह्मपुत्र चाइना से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती, तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चाइना में विवाद हो जाए तो इसको हम इंटर स्टेट नहीं बोलेंगे। तो कौन कौन से विवाद हैं? पहले तो जो रिवर एक्ट है, रिवर एक्ट 1956 का है। कब का है? रिवर एक्ट 1956 का है। तो हमारे पास कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है। देखो जो नदी जिस राज्य से होकर जाती है, जिन जिन राज्यों से होकर बहती, ज़्यादातर डिस्प्यूट उसी राज्य में होते हैं। जो कृष्णा नदी हमारी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना से होकर बहती है, तो उनके आपस में डिस्प्यूट होंगे। तो आपको बस इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस ये देख लेना है, मैप उठा लेना और पता लगा लेना गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, बस उन्हीं में डिस्प्यूट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कावेरी डिस्प्यूट, महानदी डिस्प्यूट। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद करने वाली है कि रिवर बोर्ड एक्ट कब का है, तो 1956 का। कैसे याद रखोगे? हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए एक शब्द लोग बहुत यूज करते थे, 56 इंच का सीना। तो बस उन्होंने एक बार नदी में नहा के बाहर निकले थे तो उनका 56 इंच का सीना दिखाई पड़ रहा था, तो उसी से याद कर लो। जो रिवर में उन्होंने नहाया तो 56 इंच का सीना दिखाई पड़ा, तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो न्यू पार्लियामेंट, अभी अभी आपको पता है कि नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है ना। तो इनॉग्रेशन किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, 28 मई 2023 को, ठीक है। और इसी दिन 75 रुपये का सिक्का भी कॉइन किया गया है, ठीक है ना। तो जब कोई अच्छी पॉपुलर सेरेमनी होती है तो उस समय एक हमेशा यादगार बनाने के लिए कोई ना कोई सिक्का लगाया जाता है, चलाया जाता है, कॉइन किया जाता है। कभी कभी 200 का, 250 का, 500 का, 75 रुपये का, 50 रुपये का, इस तरह का, ठीक है ना। तो इस सेंट्रल विस्टा को डेवलपमेंट किसने किया है? मतलब कि ये जो पार्लियामेंट बनी है इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको टाटा ने बनाया है। किसने? टाटा ने बनाया है, ठीक है। ये इसका शेप पूछा जाएगा तो ट्रेंगुलर शेप है, ठीक है ना। इसमें 3 दरवाजे हैं, 3 द्वार हैं, जल, नभ एंड थल। इनके नाम क्या हैं? इन तीनों पार्लियामेंट के हाउस के जो मेन गेट्स हैं, जल, नभ और थल, और इन तीनों गेट का क्या नाम है? ज्ञान द्वार। जल वाले का नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति वाले और नभ का नाम है शक्ति द्वार, और थल का नाम है कर्म द्वार, रिस्पेक्टिवली। तो नभ में हमारे एयरफोर्स क्या करते हैं? जो एयरफोर्स वाले फाइटर जेट होते हैं वो नभ में कर्तव्य दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो नभ जो गेट है वो शक्ति द्वार के नाम से जाना जाएगा। और जल जो गेट है
वो ज्ञान द्वार के नाम से जाना जाएगा, और जो थल गेट है वो कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और इसमें जो एम्ब्लेम लगा है ना, नेशनल एम्ब्लेम जो अशोक की लाट है वो 9500 kg की है। कितने की? 9500 kg की। और इसमें पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए सीटें हैं, राज्यसभा के लिए सीटें अलग अलग बनाई गई। तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो 888 सीटें हैं, 888, और राज्यसभा में 384। तो टोटल इस तरह से 1272 सीटों की सीटिंग व्यवस्था इसमें बनाई गई है। तो देखो, लोकसभा में ज़्यादा सीटें हैं तो उसको मोर का नाम दिया गया, पीकॉक का नाम दिया गया, बर्ड पीकॉक। क्या लिखा है? द इंटीरियर ऑफ द लोकसभा इज़ बेस्ड ऑन नेशनल बर्ड पीकॉक, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीटें रखनी है। तो और देखो, मोर के जो पंखे होते हैं, पंख में जो आँख की आकृति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसे मोर की आकृति का बनाया गया है। तो इसे मोर के आकृति में सीटें अरेंज की गई हैं। तो और जो राज्यसभा में है वो कमल के रूप में बनाया गया है, लोटस के रूप में, नेशनल फ्लावर के स्वरूप में। और जो जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको बनियान ट्री के नाम से बनाया गया। तो ऐसे याद रखना। ठीक है। देयर आर 6 गार्डियन स्टैच्यू, नेमली गज, अश्व, गरुड़ा, मकर, शार्दुला एंड हमसा। ये सारे क्या हैं? गार्जियन स्टैच्यू हैं हमारे पार्लियामेंट में। और इस तरह से ये स्टेटमेंट वाला चैप्टर हमने सारा ख़त्म करा दिया है। अब कल से नया वीडियो आएगा और थोड़ा ठीक ठाक आएगा। ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल से और अच्छे से वीडियो बनाएंगे।